है अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। और आप लोगों को याद होगा कि हमने जब ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में गुफ्तगू शुरू की थी तो कल हमने ये बात बहुत वाज़े अंदाज में कर ली थी कि जो ज़्यादातर चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो कौन सी हैं, वो हाइपोथेसिस। ओरिजिन ऑफ लाइफ के हवाले से जो चीज़ें हम मेजरली यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो असल में हाइपोथेसिस हैं। वो चीज़ें हैं जो कि उस तरह प्रूवन नहीं है जिस तरह से हम पिछली चीज़ें पढ़ते आए हैं। जैसे हमने पिछले जो हमारा टॉपिक था, पिछला जो हमारा चैप्टर था, उसमें हमने ये देखा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे स्पीशिएशन कैसे होती है। अगर दो पॉपुलेशंस हैं उनमें आपस में स्पीशिएशन कैसे होती है, ये हमने देखा था। स्पीशिएशन के डिफरेंट मेथड्स देखे थे, हाइब्रिड जोन्स देखे थे। वो चीज़ें वो हैं जिनको आजकल के मॉडर्न ज़माने में भी बहुत से साइंटिस्ट आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके अभी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन वो एक यूनिक इवेंट जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ और पहला सेल बना, वो एक यूनिक इवेंट जो है वो हाइपोथेसाइज तो ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन मतलब उसके हवाले से कई किस्म की ओपिनियन ज़रूर दी जा सकती हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमारी ये बात अल्टीमेट है, कंफर्म है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी वजह से जो मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि हमने जिस अंदाज से एवोल्यूशन पढ़ी है उसमें वाहिद अगर कोई जिसको कहते हैं कि खला है ना, तो वो ये वाले चंद टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो हाइपोथेसिस पे बेस करती है, बट एक्चुअली हमें ये पता है बहुत अच्छे तरीके से कि जो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिछले चैप्टर्स में इन चीज़ों को भी कवर किया था कि एवोल्यूशन को किस अंदाज में पढ़ना चाहिए। तो लेकिन बहरहाल हमें ये भी पढ़ना है क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो कि साइंटिस्ट ने जहाँ से एवोल्यूशन की बेस उठाई है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। एक दफ़ा मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था और आज मैं दोबारा आपसे जिक्र कर देता हूँ कि मैंने एक दफ़ा आपको कहा था कि ये जो एवोल्यूशन है इसके हवाले से एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि एवोल्यूशन और ग्रेविटी, इन दो चीज़ों के बारे में अगर आप बात करते हैं ना, तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये दो ऐसे फिनोमिनाज हैं कि जिनका डिनायल मुमकिन नहीं है। मतलब एवोल्यूशन भी हुई ही हुई है और ग्रेविटी, एवोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्रेविटी का फैक्ट है। और इसमें कोई शक नहीं है कि एवोल्यूशन एक ऐसा फिनोमिना है जो कि आप किसी भी लेवल पे डिनाई नहीं कर सकते, चाहे आप उस एवोल्यूशन को माइक्रो एवोल्यूशन के तौर पर कंसीडर करें, चाहे आप उस एवोल्यूशन को मैक्रो एवोल्यूशन के तौर पर कंसीडर करें, लेकिन एवोल्यूशन से डिनायल पॉसिबल नहीं है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि एवोल्यूशन के ऊपर इतने ऑब्जेक्शंस क्यों लगते हैं, एवोल्यूशन की थ्योरी के ऊपर इतने ज़्यादा जो है वो हम कहते हैं कि इतने बड़े बड़े लूप होल्स क्यों मौजूद हैं। देखिए, एक चीज़ है एक फिनोमिना जो कि जिसके बारे में हमारा ख्याल है कि वो फिनोमिना हुआ ही हुआ है। दूसरा है उस फिनोमिना की एक्सप्लेनेशन। याद रखिए कि किसी एक फिनोमिना का होना साइंस को किसी एक फिनोमिना के होने या ना होने से गर्ज नहीं है, बल्कि साइंस क्या करती है, साइंस बेसिकली उस एक पर्टिकुलर फिनोमिना की एक्सप्लेनेशंस देती है। और ये वो एक्सप्लेनेशंस हैं कि जिन एक्सप्लेनेशंस में गलती भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर आप ये ज़रूर कहेंगे कि एवोल्यूशन इज अ फैक्ट, but the explanation regarding the evolution can be neglected और can be rejected। अब वो आप चाहे हार्डी वाइनबर्ग लॉ ले आएं, चाहे आप वो किसी भी किस्म की और एवोल्यूशनरी थेरीज ले आएं, बट एवोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन तो आप जरूर रिजेक्ट कर सकते हैं। एवोल्यूशन का फिनोमिना, ये हम अगर अपनी हिस्ट्री भी देखते हैं तो हमें इवन ह्यूमन में भी एवोल्यूशन जो है वो नज़र आती है कि ह्यूमन के अपने अंदर भी एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, तो उसके अलावा हमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी हम एक्सप्लेनेशन साथ साथ करते रहते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। हम बात कर रहे थे कल
हमने ये डिस्कशन की थी कि जब डिफरेंट किस्म के हाइपोथेसिस जनरेट होना शुरू हुए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, तो इनिशियली ये देखा गया कि कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जो इन्वायरमेंट था इनिशियल वो रिड्यूसिंग था, ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि इस वक्त हमारा कंसर्न ये है, सबसे पहला हमारा कंसर्न ये है कि लाइफ इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर लाइफ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है और इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने कहाँ से स्टार्ट लिया था, कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट लिया था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अर्थ। तो मैंने शुरू में कहा था कि शुरू में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद नहीं थे या बहुत ही कम मौजूद थे। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कैसे बन गए, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो कल हमने ये पढ़ा था, यानी जो ऑर्गेनिक केमिकल्स की जो प्रोडक्शन है उसमें एक हाइपोथेसिस ये दिया गया था कि क्योंकि एनवायरनमेंट स्टार्ट में रिड्यूसिंग था, इस वजह से जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुए। दूसरा ये था कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट जो भी था वो लिमिटेड था, और वो कहाँ पे लिमिटेड था, कल हमने बात की थी, कल ये बात की थी कि ओवरऑल अर्थ का ओवरऑल एनवायरनमेंट वाज न्यूट्रल। ये हमारी कल बात हुई थी कि ओवरऑल एनवायरनमेंट न्यूट्रल था अर्थ का, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज थे जिनमें अर्थ का एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था। और वो कौन से पर्टिकुलर एरियाज थे, वो कौन सी पर्टिकुलर लोकेशंस थी, याद होगा आप लोगों को, कल हमने ये बात की थी कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स और ख़ास तौर पे अल्कलाइन वेंट्स, वो वाले वेंट्स या वो वाले पर्टिकुलर एरियाज कि जो एक वेंट की फॉर्म में थे। और वेंट मैंने आप लोगों को कल भी बनाकर दिखाया था, आज भी मैं आप लोगों को वेंट के हवाले से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि व्हाट इज अ वेंट। वेंट के हवाले से मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास जो है वो एक ओशन का फ्लोर है, ठीक है, एक ओशन है, उसका आपके पास फ्लोर है, और उस फ्लोर पे आपके पास जो है वो मुख्तलिफ पोर्स मौजूद हैं, इस तरह कह लीजिए मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं, और इन पोर्स के नीचे भी पानी मौजूद है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर की तरफ ओशन का वाटर मौजूद है, ठीक है, ये फ्लोर है, ये हिस्सा जो है ये ओशन का फ्लोर है, और जो वाटर है ओशन का वो इसके नीचे भी मौजूद है, ओशन वाटर इसके नीचे भी मौजूद है। लेकिन अगर इसके मजीद नीचे देखा जाए तो यहाँ मजीद नीचे यहाँ का जो वाटर है वो किससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो नीचे मौजूद लावा से, या जिसको हम दूसरे अल्फाज में मैग्मा कहते हैं, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो वाटर है ये बॉयल होकर ऊपर की तरफ आता है, ये वाटर बॉयल होकर ऊपर की तरफ आता है, और कुछ वाटर जो है जिसको आप कोल्ड वाटर कहेंगे वो यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से इतना जो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल किसी ना किसी हद तक हो सकता है। किसके लिए? इसको आप कहेंगे कुकिंग, मैं इसको कहा करता हूँ कुकिंग ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर आप कुकिंग ऑफ लाइफ में कहेंगे तो आपको क्या जो है वो पता है कि लाइफ को कुक करने के लिए, लाइफ को जनरेट करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन करने के लिए आपको इनऑर्गेनिक से क्या बनाना होता है, आपको इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाना होता है। तो ये वो वाहिद जगह थी जिनको क्या कहा गया, हमने कल इनको क्या नाम दिया था, इन पोर्शंस को हमने कल नाम दिया था वेंट्स, जहां से वाटर बाहर भी आ रहा है और जहां से वाटर अंदर भी जा रहा है। इन पोर्शंस को हमने कल नाम दिया था वेंट्स का। ये वो पोर्शन है जहां पर लाइफ इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में, या यूं कह लीजिए कि इनिशियली मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुए सबसे पहले, ठीक है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुए, और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाने के बाद मजीद जो चेंजेस आई वो इन एरियाज में या इसके अलावा दूसरे तीसरे एरियाज थे वहां पर आई, ठीक है। लेकिन कल भी मैंने आपसे कहा था और आज मैं अब आपको फिर कह रहा हूं कि ये वो यूनिक इवेंट है जो कि दोबारा होना शायद पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे ओशंस का एनवायरनमेंट भी इतने बिलियन ईयर्स में चेंज हो चुका है। और अगर ऐसा इवेंट होता भी है तो ऐसे इवेंट के अगेंस्ट अगर कोई नया सेल बन भी जाता है तो उस टाइम उस जगह पर
प्रेडेटर्स मौजूद हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर जो है वो इकोसिस्टम्स पढ़े हों तो आप पढ़ते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो बेंथिक पोर्शन होता है किसी भी ओशन का, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बेंथिक पोर्शन में रहते हैं। बेंथिक पोर्शन मतलब ओशन के फ्लोर में रहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म ओशन के फ्लोर में रहते हुए वहां पर मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल को एज ए फूड यूज करते हैं। अब अगर आप यहां पर देखें कि अगर वो उन ऑर्गेनिजम्स को एज ए फूड यूज करें तो जो भी नया सेल, फॉर एग्जांपल एक इवेंट होता है जिसमें एक नया सेल बन जाता है, फर्ज कर लिया एक इवेंट होता है जिसमें एक नया सेल बन जाता है। अब अगर वो नया सेल बन भी जाता है तब भी क्या होगा कि वहां पर जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे वो उसको एज ए फूड यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब जो हालात हैं उनमें न्यू सेल का उस तरह ओरिजिनेट होना जिस तरह उस टाइम पर हुआ था वो तकरीबन इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये वेंट्स जो हैं यहाँ पर वो एक यूनिक इवेंट हुआ। ठीक है, इन वेंट्स के हवाले से हमने दो तरह के वेंट्स पढ़े थे बेटा। एक हमने कहा था हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल वेंट के हवाले से हमने ये कहा था कि ये तकरीबन 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या मौजूद होता है, अनस्टेबिलिटी होती है, अनस्टेबिलिटी मौजूद होती है। बट ये दूसरी तरह के वेंट्स हैं जिनको हमने नाम दिया था एल्केलाइन वेंट्स। जो एल्केलाइन वेंट्स हैं इनमें जो है वो हाइपोथेटिकली ये कहा जा सकता है कि ये वो एरियाज थे जिनमें टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड था, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को अनस्टेबल नहीं करता, स्टेबल रखता है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं और डेवलप होकर किसी भी तरह से उनकी सिमेट्री जो है वो बन सकती है। वो सिमेट्री कैसे बनती है, वो सारा कुछ कैसे बनता है, या यूं कह लीजिए कि वो सारे एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट सेल की फॉर्म कैसे इख्तियार करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज बताकर मैं आपसे अब सवाल लूंगा। यहाँ पर सबसे पहले तो एक बात ज़हन में रखिए कि एक लिविंग ऑब्जेक्ट होने के लिए, लिविंग ऑब्जेक्ट होने के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है। लाइफ को डिफाइन करने के लिए जो यहाँ पर मेरे पुराने स्टूडेंट्स बैठे हैं, शायद उनके जहन में ये बात आ जाए कि मैं लाइफ को आम तौर पर 2-3 वर्ड से कंप्लीटली डिफाइन कर सकता हूँ। ये मेरी अपनी परसेप्शन है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि लाइफ की इतनी डेफिनेशंस हैं कि आप बता ही नहीं सकते कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स से किन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज पे अलहदा करें। लेकिन मेरे पास 2-3 वर्ड्स हैं जिनकी बेस पर, और मैंने ये 2-3 वर्ड्स कुछ बहुत गिने चुने और लोगों के पास भी देखे हैं, और वो कौन से वर्ड्स हैं, वो हैं कि लिविंग ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसके अंदर एक चीज मौजूद होगी। जी बेटा, किसी को याद है तो मुझे रिमाइंड करवा दें, क्योंकि मैं जो है वो ये बात शायद आप लोगों के सामने कर चुका हूँ। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट। सॉरी समीना, तो थोड़ा ऊंचे बोलिए। सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। नो 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 नो, कोई और? बेटा जो मैंने बात आपको बताई हुई है वो है कि किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट में एक चीज बहुत जरूरी है, और वो है होम्योस्टैटिक कोऑर्डिनेशन। होम्योस्टैटिक कोऑर्डिनेशन, जिस लिविंग ऑब्जेक्ट में होम्योस्टेसिस या होम्योस्टैटिक कोऑर्डिनेशन आउट हो जाती है। होम्योस्टैटिक कोऑर्डिनेशन का मतलब ये नहीं है कि होम्योस्टेसिस खत्म हो गई, नहीं। होम्योस्टैटिक कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि उसके अंदर वो सलाहियत किसी ना किसी लिहाज से खत्म हो जाती है कि वो कोऑर्डिनेट कर सके एनवायरनमेंट से। इसको अगर आप और मुख्तसर करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें कोऑर्डिनेशन मौजूद है, वो कोऑर्डिनेशन जो कि ह्यूमन मेड नहीं है बल्कि नेचुरल है, वो एनवायरनमेंट की तरफ से मिली है, हर वो ऑब्जेक्ट लिविंग कहला सकता है। और मेरी इस बात को आप बैक्टीरिया के सेल से लेके ह्यूमन के सेल तक परख सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक बनना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक बनना, और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ऐसी असेंबली में आ जाना, असेंबली टूवर्ड्स कोऑर्डिनेशन। इन कंपाउंड्स का ऐसी असेंबली में आ जाना कि ये कोऑर्डिनेट करना शुरू हो जाए,
हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो गया? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये कहते हैं कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि जिस ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं है, वो जिस चीज में सेल नहीं है वो क्या नहीं शुमार होगा, वो लिविंग ऑब्जेक्ट काउंट नहीं होगा। दूसरी बात, सेल में क्या एबिलिटी होती है, सेल सेपरेट्स इट्स इंटरनल केमिकल रिएक्शंस, इंटरनल यू कह लीजिए इंटरनल अफेयर्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। सेल कभी भी आउटसाइड वर्ल्ड को अपने इंटरनल अफेयर्स में, इंटरनल केमिकल रिएक्शन में, इंटरनल प्रॉब्लम्स में दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं दे सकता। लिहाजा इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, सबसे पहली बात, कि सेल के अंदर किसी न किसी तरह कोऑर्डिनेशन आए। नंबर 2, वो जो ऑब्जेक्ट जो सेल कहलाने के काबिल बना है, वो एक ऐसा कंपार्टमेंट बन जाए जो कि बाहर की वर्ल्ड से अपने आप को अलहदा रख सके, तब जाकर आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो सेल कहला सकता है, वरना वो सेल नहीं कहला सकता। अब यहां आकर बात काफी मुश्किल हो जाती है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि जिनको आप कह सकते हैं कि जो सेल कहलाने के लायक हुए ओरिजिन ऑफ लाइफ में, उनको आपकी बुक क्या कहती है, उनको आपकी बुक या आपकी एवोल्यूशनरी थ्योरी कहती है कि सबसे पहले जो सेल बने दोज वर प्रोटोसेल्स। प्रोटोसेल्स यानी ये सेल थे भी, लेकिन आजकल के मॉडर्न सेल से बहुत डिफरेंट थे। एक बात याद रखिए, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कभी भी ये बात करना टोटल गलत है कि पहला सेल बैक्टीरिया था। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, वो उस सेल से इंतहाई डिफरेंट है जो पहला सेल बना था, उससे इंतहाई डिफरेंट है। दोबारा सुनिए, जो पहला सेल साइंटिस्ट्स के ख्यालात के मुताबिक जो पहला सेल बना था, वो बहुत डिफरेंट था, बहुत सिंपल था एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब है, सबसे पहली बात ये कहना गलत है कि पहला सेल बैक्टीरिया था। पहला सेल एक प्रोटो सेल था, जो ना प्रोकैरियोटिक सेल था ना यूकैरियोटिक सेल था, बल्कि वो अभी डेवलपमेंट के मराहिल में था, लेकिन उसमें 2-3 रिक्वायरमेंट्स पूरी थी। एक ये कि वो अपने इंटरनल अफेयर्स को बाहर से सेपरेट रख रहा था। दूसरा ये कि उसके अंदर जो है वो उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन टाइप एक स्ट्रक्चर मौजूद था। और तीसरा ये कि उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद थे जिनके जरिए वो 2-3 काम कर सकता था। गौर कीजिएगा कि जो पहला प्रोटोसेल है, उसके अंदर 2-3 कैपेबिलिटीज मौजूद थी, जिसकी वजह से उसको सेल का नाम दिया गया। मैं अब 2-3 कैपेबिलिटीज जो हैं वो अब यहाँ पर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले वो जो 2-3 कैपेबिलिटीज थी, उसमें मेम्ब्रेन लाइक बाउंड्री, मेम्ब्रेन लाइक बाउंड्री। नंबर 2, सेपरेशन, मेम्ब्रेन की वजह से सेपरेशन। नंबर 3, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी। नंबर 4, जेनेटिक मटेरियल। ये सारा कुछ अभी डिस्कस होगा थोड़ी देर में कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, ठीक है। एंड नंबर 5, ऑल दो बहुत छोटे पैमाने पर, बट मेटाबॉलिक मशीनरी। अब ये सब कुछ अगर इस प्रोटो सेल में था, तो आप कह सकते हैं कि आप इसको सेल का नाम दे सकते हैं। बट अगर आप ये कहें कि उसमें वो कैपेबिलिटीज थी जो आज के मॉडर्न प्रोकैरियोटिक सेल में है, देन दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। सो यहाँ तक तो हमारी गुफ्तगू हो गई। अगर आपका यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बताइए। अकबर, हाँ जी, आज सारे खामोश बैठे हैं। चलें, अभी थोड़ी देर में आएंगे सवाल, आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सी बातें पिछली भी हुई हैं, लिहाजा हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि जो प्रोटो सेल है ना, उसके अंदर
जो जेनेटिक मटेरियल है उसके हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा था। क्या वो डीएनए था? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो डीएनए था तो फिर एक कंफ्यूजन आती है, और वो कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूजन ये है कि अगर तो वो डीएनए था तो डीएनए को दो तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर वन, डीएनए को अपने एक्सप्रेशन के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो एंजाइम्स कहां से आए? नंबर टू, डीएनए को रेप्लिकेशन करनी होती है और वंस अगेन उसके लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर थ्री, मेटाबॉलिक मशीनरी चाहिए, मेटाबॉलिक मशीनरी। अब प्रोटोसेल में अगर डीएनए था तो मेटाबॉलिक मशीनरी कहां से आई फिर? या यूं कह लीजिए कि उसके बाद फिर इसी तरीके से डीएनए को प्रिकर्सर मोनोमर्स चाहिए। प्रिकर्सर मोनोमर्स कौन से हैं? प्रिकर्सर मोनोमर्स यानी इनको आप कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये सब कुछ जो है, इन सब कुछ का होना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि इस सारे खेल में जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि ये चीज कहां से आएगी। चलें, बाकी सब कुछ अवेलेबल है, मैं कहता हूं मेटाबॉलिक मशीनरी भी है, आपके पास प्रिकर्सर मोनोमर्स भी हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जिनको कहते हैं, वो भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। एंजाइम्स कहां से आए? और फिर वो एंजाइम्स जिनको आप क्या कहते हैं, जिनको आप कहते हैं कि दोज आर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंजाइम्स, और किसके बने हुए? प्रोटीन्स के बने हुए। ऐसे मौके पे पता है क्या कहा जाता है? ऐसे मौके पे कहा जाता है कि नाउ यू आर गोइंग टू फार। टू फार का मतलब कि भाई अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, या यूं कह लीजिए कि यहाँ ऐसे मौकों पे ये कहा जाता है कि अब कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी नहीं छोड़ रहे, कि डीएनए भी बन गया। चलो मान लिया डीएनए भी बन गया, डीएनए बन जाने के बाद डीएनए के लिए प्रिकर्सर भी अवेलेबल हो गए। जहां डीएनए बना, अब डीएनए भी तो मॉलिक्यूल है ना, जहां डीएनए बन गया चले वहां प्रिकर्सर मॉलिक्यूल भी मौजूद होंगे, क्योंकि डीएनए ने वहीं से बनना है, तो न्यूक्लियोटाइड्स भी मौजूद होंगे। अच्छा चलें, अगर डीएनए भी बन गया तो प्रोटीन्स भी बन गई होंगी। ओके फाइन, ये सब कुछ कैसे बना या बनेगा, ये सारी डिस्कशन आपके कैम्बल की बुक में मौजूद है, लेकिन पहले मुझे जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना। चलें, फर्ज कर लिया कि अगर डीएनए बन गया तो प्रोटीन्स भी बन गई होंगी, लिपिड्स भी बन गए होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी बन गए होंगे। सवाल ये पैदा होता है फिर दूसरी बात कि प्रोटीन्स बन गई तो हो सकता है छोटे मोटे एंजाइम भी बन गए। सवाल ये पैदा होता है कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना कोई हैरानी की बात नहीं है, जबकि आपके पास टेम्परेचर भी खूब है, जबकि आपके पास यूवी लाइट भी है, जबकि आपके पास रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट भी है, तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो एंजाइमेटिक स्पेसिफिसिटी है वो कहां से आई। ये वो चीज है which made the scientists a bit you can say worried and puzzled कि अब हम क्या बात करें, अब हम कैसे इस बात को डिस्कस करें। तो बेटा यहां मैं आप पे छोड़ता हूं, मुझे आप लोगों ने इस बात का जवाब देना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है कि एंजाइम्स कहां से आए। मुझे उम्मीद है कि जवाब आएगा। सर जी, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स होते सर। अमाइनो एसिड्स, ओके। सर अभी मैंने आपको कहा कि एंजाइमेटिक स्पेसिफिसिटी एक बहुत आगे की बात है। और सर राइबोसोम एंजाइम भी तो है ना, आरएनए। जी जी जी, उनको क्या कहते हैं? राइबोसोम। राइबोजाइम्स।
जो इनिशियल वर्ल्ड थी उसके बारे में बहुत से साइंटिस्ट ये हाइपोथेसाइज करते हैं कि द इनिशियल वर्ल्ड वाज एक्चुअली आरएनए वर्ल्ड। जो शुरू की दुनिया थी उसमें जो डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल था, जो प्रिवेल किया, जिसकी रेप्लिकेशन हुई, जो अगले ऑर्गेनिजम्स में प्रोपेगेट हुआ, अगले ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर हुआ, वो वो क्या चीज था? वो डीएनए नहीं था, वो एक्चुअली आरएनए था। वो आरएनए के वो सेगमेंट्स थे जिन्होंने किसके तौर पर एक्ट किया? जिन्होंने एक्ट किया एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड एज एन एंजाइम। आप लोगों ने पिछले कुछ चैप्टर्स में खास तौर पे जो आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का चैप्टर था उसमें आप लोगों ने आरएनए के बने हुए एंजाइम्स के ऊपर इतनी डिटेल डिस्कशन कर ली है कि इस बात को सोच लेना कि एंजाइम्स आरएनए के बने हुए होते हैं, और ये भी जहन में रखना कि आरएनए के बने हुए एंजाइम्स जो हैं वो ऐसा ऐसा काम करते हैं कि जो हमारी इमेजिनेशन भी नहीं है। फिर ये जहन में आना कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर इनिशियल वर्ल्ड आरएनए वर्ल्ड थी तो आरएनए कैन एक्ट बोथ एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज एंजाइम्स। आरएनए दोनों के तौर पर एक्ट कर सकता है। लिहाजा वो जो मेटाबॉलिक मशीनरी थी, वो जो एंजाइमेटिक मशीनरी थी, वो जो भी कुछ था, वो एक्चुअली कैसे, मतलब वो एक्चुअली जो है वो कैसे वजूद में आया या उसकी रिप्रोडक्शन कैसे पॉसिबल हुई? क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपनी नस्ल बढ़ानी है तो उसमें क्या एबिलिटी होनी चाहिए? प्रोपेगेशन की। और वो प्रोपेगेशन खास तौर पर किसकी होनी चाहिए? वो प्रोपेगेशन खास तौर पर जेनेटिक मटेरियल की होनी चाहिए। और अगर आप जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। और आरएनए जेनेटिक मटेरियल अब आपको किन में नजर आता है? बहुत वाज़ेह तौर पर, हाँ जी, किन में नजर आता है आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल? सर वायरसेस में। वायरस, में। शाबाश। वायरस आजकल वो वाहिद एंटिटी है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है, लेकिन वो इजीली प्रोपेगेट करता है। और ये बात भी जहन में रखने की है कि एक तो हम कहते हैं कि बहुत से वायरस ऐसे हैं जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं, वो वायरस बड़े डिफरेंट किस्म के हैं, उनको आप कहते हैं रेट्रो वायरसेस, जो उलट प्रोसेस चलाते हैं। एक वो वायरस है जिनमें कोरोना भी शामिल है, जो आरएनए वायरसेस हैं, उनको डीएनए बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, वो आरएनए से आरएनए बनाते हैं, आरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना लेते हैं। दे डू नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम आरएनए इनटू डीएनए, उनको जरूरत नहीं है। अब आपको यहां पर मैं एक हिंट और देता हूं। आपको याद है जब हमने एवोल्यूशन ऑफ वायरसेस के हवाले से बात की थी तो मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक मैंने आपको कहा था कि एक ये सोचा जाता है कि शायद जो वायरसेस हैं वो ह्यूमन के बिगड़े हुए ट्रांसपोज, ह्यूमन कह रहा हूँ, ऑर्गेनिजम्स के बिगड़े हुए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं जो अपने ही अंदर मौजूद होते हैं लेकिन सडनली लीथल हो जाते हैं। मतलब ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं ये आम तौर पर किस जेनेटिक मटेरियल में आते हैं? ये हेट्रोक्रोमेटिन में आते हैं। लेकिन अगर इनके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए या कोई ऐसी कन्वर्जन हो जाए देन दे कैन बिकम लीथल। और ये इस तरह की बीमारी एकदम प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप ये कहेंगे कि इस तरह की बीमारी वायरल आज से पहले तो कभी सुनी नहीं। तो कहा यह जाता है वायरसेस की के ओरिजिन के बारे में कि या तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बिगड़े हुए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि माद लाडला बिगड़ बिगड़ गया, या वो क्या वो गाना क्या है? हाँ, वो नहीं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो तेरा मुंडा बिगड़ा, बहरहाल जो भी है, ये बिगड़े हुए मुंडे हैं और इन्होंने फैलाई हुई है तबाही। और ये वो हैं जो, और आपको मैंने ये भी बताया था कि हमारा डीएनए ऑलमोस्ट 40% ऐसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है जिनको आप वायरसेस कह सकते हैं। अब ऐसी सूरत में हो सकता है कि ये वायरसेस एक्चुअली हमारे अपने ही ऐसे जीन्स हों जो कि यकदम
किसी म्यूटेशन का शिकार हों या प्रो वायरसेस के तौर पर हमारे डीएनए में मौजूद हों। दूसरा जो हाइपोथेसिस कह लीजिए, दूसरा जो एक इम्कान शेयर किया जाता है कि वायरसेस का आगाज़ कहाँ से हुआ, वो ये जो बात अब हम कर रहे हैं वो यहाँ पे है कि शुरू में जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे आरएनए और डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बने, ये वायरसेस वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ पर ही बन गए थे। मतलब दोनों पर्सपेक्टिव कहे जाते हैं। एक ये कि लाइफ का आगाज वायरस से हुआ और जो वायरस है वो एक्चुअली, कौन छोड़ के जा रहा है, जो वायरस है वो एक्चुअली क्या है, वो छोटे छोटे डीएनए और आरएनए के टुकड़े हैं जो असल में शुरू में ही आवारा हो गए थे और अब जो है वो निकल के बाहर आ रहे हैं। इसकी एक दलील भी आपको मैं बताता हूँ, इस हाइपोथेसिस की दलील क्या है। दूसरा हाइपोथेसिस मैंने आपको पहले ही बता दें कि वो हमारे ही बिगड़े हुए जीन्स हैं। अब जरा सुनिएगा, आपको ये पता है कि बहुत से साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो नई से नई बीमारियां आ रही हैं, खास तौर पे बैक्टीरियल और वायरल, ये क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से आ रही हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं, इनमें बर्फ का पिघलना और सॉइल का खराब होना, सॉइल का रिमूव होना, वाटर लेवल का चेंज होना, इसकी वजह से नए से नए वायरस और बैक्टीरिया जो ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, वो बाहर आ रहे हैं। यानी इनको आप यूँ कह लें कि ये अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, जिनको हम जब डिस्टर्ब करते हैं तो ये निकल के आते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। वो इसी वजह से है। कोरोना को देख लीजिए, अगर से ये अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं है, इसका कुछ और रीज़न। तो ये जो इनिशिएशन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इसमें वायरस की एक अच्छी खासी आप कह लीजिए कि यहाँ से भी ये बात हमें शायद सबूत के तौर पर मिल सकती है कि जो वायरसेस हैं वो शायद ओरिजिन ऑफ लाइफ से आए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो वायरसेस हैं वो हमारे ही बिगड़े हुए जीन्स है। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये जो आरएनए वर्ल्ड है, ये वाला जो मैंने आपको हाइपोथेसिस बताया है, इससे आप वायरस के ओरिजिन का एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। बट इट इज एन एस्टिमेट जो कि साइंटिस्ट आमतौर पर शेयर करते हैं। एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ये बात आई थी प्रोटोसेल्स, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब प्रोटोसेल्स के हवाले से एक और डिस्कशन यहाँ बड़ी ज़रूरी है कि चलें ठीक है कि मॉलिक्यूल्स बन गए, मॉलिक्यूल्स वजूद में आ गए, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन गए, लेकिन अगली बात एक और आ जाती है, और वो क्या है, वो आप लोगों के जहनों में सवाल होगा इस वक्त कि फ़र्ज़ कर लिया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर मेड, बन गए, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने के बाद उनके इर्द गिर्द जो बाउंड्री रिक्वायर्ड थी वो कहाँ से आई, जिसको आप मॉडर्न वर्ल्ड में क्या कहेंगे, जिसको आप मॉडर्न वर्ल्ड में कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कहाँ से आई। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे ये हो गया। देखिए, इसके बारे में ये कहा जाता है कि सम वेंट्स या फिर वॉल्केनोस हैड, या इसको हैड नहीं कहेंगे बल्कि आजकल भी हैज अ यूनिक कंपाउंड that can adhere many organic compounds on its surface। आजकल भी, और जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा, एक कंपाउंड ऐसा हुआ करता था कि जो चट्टानों से अलहदा होता था और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो अपने ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्यूमुलेट कर ले। उस कंपाउंड का नाम यहाँ पर क्या बताया हुआ है बेटा, उस कंपाउंड का नाम यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है
वेट अ मिनट, ये देखिए मॉन्ट मोरिलोनाइट। मॉन्ट मोरिलोनाइट ये एक ऐसा कंपाउंड, मैं यहीं से लाइन पढ़ देता हूं ताकि बात आसान हो जाए। अ सॉफ्ट मिनरल क्ले, क्ले है ये कोई वो नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। प्रोड्यूस्ड बाय वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक ऐश ग्रेटली इंक्रीज द रेट ऑफ वेसिकल असेंबली। वेसिकल असेंबली क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कंपाउंड है कि जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये अपने ऊपर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर ले, एडहेयर कर ले। दिस क्ले which is thought to have been common on early earth provides surface on which organic molecules become concentrated, increasing the likelihood that the molecules will react with each other and form vesicles। मेरा ख्याल है कि जो एम्बिग्विटी पैदा हो रही थी वो इस सेंटेंस से क्लियर हो गई कि ये एक ऐसी सरफेस थी, ये एक ऐसी क्ले थी जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर एडहेयर करके उसके बाद उनमें रिएक्शंस करवा सकती थी। और ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। ये क्ले आज भी मिल जाती है और ये क्ले आपको कहाँ से मिल सकती है? मॉन्ट मोरिलोनाइट, इसका हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं मॉन्ट मोरिलोनाइट। ये क्ले हमें कहाँ से मिल सकती है? ये क्ले हमें मिल सकती है वोल्केनिक ऐश से। जो वोल्केनिक ऐश होते हैं वहां से हमें ये क्ले मिल जाती है। एंड इट कैन एडहेयर, डिफरेंट कंपाउंड्स को एडहेयर करवा सकते हैं, एडहेयरिंग एबिलिटी। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा सवाल अभी भी हमारा पूरा नहीं हुआ। हमारा सवाल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बन गई। इसके बारे में जो हाइपोथेसाइज किया जाता है उसके लिए मैं पहले आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा अभी जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। आपको एक बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अगर आपके पास एक ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को, एक मिनट मैं थोड़ा सा इस मॉलिक्यूल को मिटा देता हूँ। एक मेरे पास ये एक अदद मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के जो इनसाइड है वो क्या है? इस मॉलिक्यूल की इनसाइड हाइड्रोफिलिक है। अंदर से ये मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है और बाहर की साइड से ये मॉलिक्यूल जो है, बाहर का एंड, ये हाइड्रोफोबिक है। ये हाइड्रोफोबिक है। फर्ज कर लिया कि आप इस कंपाउंड को डाल देते हैं वाटर में। जी बेटा क्या होगा? कोई चेंज आएगा? नो सर। सॉरी, एनी चेंज इज एक्सपेक्टेड और नॉट? नो सर, कोई चेंज नहीं आएगा। जी और कोई? सर ये अपनी शेप रिटेन करेगा ना, बाहर से हाइड्रोफोबिक है। ये अपने हाइड्रोफिलिक एंड्स बाहर ले आएगा और हाइड्रोफोबिक एंड्स अंदर ले जाएगा। यानी अगर एक लम्हे को इस मॉलिक्यूल की शेप ये है, जैसे ही आप इसको वाटर में डालेंगे दिस होल मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इटसेल्फ, और अब इसकी जो शेप होगी उसमें चेंज ये आएगा कि इसके जो हाइड्रोफिलिक एंड होंगे वो अब बाहर होंगे और जो हाइड्रोफोबिक एंड होंगे वो अंदर की तरफ होंगे। और ऐसी सूरत में ये क्या होगा? ये यूं कह लीजिए कि एक तरह से अपने आप को बिल्कुल एक उल्टी शक्ल दे देगा। इसकी जो ओरिजिनल शेप होगी उसकी उल्टी शक्ल दे देगा। एक तो इस फिनोमिना को, दूसरा बॉन्डिंग, वो जो बॉन्डिंग मॉन्ट मोरिलोनाइट के ऊपर हो रही है उसके बारे में ये समझा जाता है कि जैसे जैसे लिपिड्स जो है और वेसिकल। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको आगाज में सिर्फ किसका नाम दिया जाता था? वेसिकल का। यानी शुरू में अगर कोई प्रोटोसेल डेवलप हुआ, अगर शुरू में कोई प्रोटोसेल डेवलप हुआ तो उस प्रोटोसेल के इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं थी एक्चुअली, बल्कि वेसिकल लेयर थी। उसको आप मॉडर्न प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम नहीं दे सकते। और ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि अगर आपने किसी कंपाउंड की
लेयर बनवानी है ना, तो उसके लिए बेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है जो किसी भी कंपाउंड को कवर कर सकता है पानी में? सर लिपिड्स। लिपिड्स। बेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसी दूसरे कंपाउंड को पानी में कवर कर सकता है ना, वो फैट्स है। इसका मतलब ये है बेटा कि जो फैट है वो वेजिकल मेम्ब्रेन हो सकती है, यानी प्रोटोसेल की जो वाहिद मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो सकती है, वो इनिशियल हालात में सिर्फ और सिर्फ कौन सा केमिकल बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स बना सकती हैं। और यही फिनोमिना ये समझा जाता है कि एक तो मोरेलोनाइट के ऊपर कंपाउंड्स की बॉन्डिंग, जिसमें एक कंपाउंड छोटे से होते होते एक मैक्रोमोलिक्यूल बन जाता है। दूसरा वो जो उसकी लेयर का बन जाना, कि अगर उसका हाइड्रोफोबिक एंड है तो वो हाइड्रोफिलिक एंड को बाहर ले आएगा और अंदर हाइड्रोफोबिसिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, इन तमाम हालात में ये कहा जा सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा यहाँ पर बयान करना शायद आपको यूं लग रहा हो कि ऐसा ही हुआ है। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से मुतालिक आपके पास थेरीज नहीं है। आपके पास ओरिजिन ऑफ लाइफ से मुतालिक थेरीज कहाँ जाके आती हैं? एंडोसिम्बायोट थ्योरी पे जाकर आती हैं, और अभी एंडोसिम्बायोट बहुत दूर है, अभी तो पहला सेल नहीं बना। आपके पास अभी तक ये सब कुछ हाइपोथेसिस है, और लेकिन हमारा जो बेटर कॉन्सेप्ट है उसको टच करने वाला जो हाइपोथेसिस है, मेरा ख्याल ये है कि वो ये एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है कि फैट्स कैन कवर द न्यूली मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो भी एक और बात ज़हन में रखिए कि फर्ज करें कि कुछ फैट्स ने तो कवर कर लिया, ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात तय है कि नॉट ऑल वेसिकल्स कैन सर्व एज अ प्रोटोसेल। ये बात अपने ज़हन में रखिए कि तमाम वेसिकल प्रोटोसेल के तौर पर परफॉर्म नहीं करेंगी, सिर्फ वो वेसिकल्स प्रोटोसेल्स के तौर पर परफॉर्म करेंगी जिनमें इत्तफाकन जेनेटिक मटेरियल, प्रिकर्सर कंपाउंड और थोड़ी बहुत मेटाबॉलिक मशीनरी आ गई। यानी इसका मतलब ये है कि वो प्रोटोसेल भी यूनिक होंगे। किसी भी जगह पर वेसिकल का बन जाना या किसी भी जगह पर फैट का एक ग्लोब्यूल बन जाना, फैट की वेसिकल बन जाना, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो वेसिकल एज ए प्रोटोसेल परफॉर्म करेगी, नहीं, बल्कि उसका उस जगह पर वेसिकल के बन जाने में प्रोटोसेल तब बनेगा जब उसके अंदर रिक्वायर्ड कंपाउंड्स मौजूद होंगे, तब जाकर वो एज ए प्रोटोसेल परफॉर्म कर सकता है। तो ये चंद एक हाइपोथेसिस हैं, और अल्टीमेटली आरएनए वर्ल्ड की मैंने आपको बात की, तो ये चंद एक हाइपोथेसिस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद इनिशियल हालात में ये वो कंडीशंस थी जिनके जरिए पहला सेल वजूद में आया। उसके बाद अगली बात आप ये कर सकते हैं कि तो सर आरएनए से डीएनए कैसे बना? यहां पर आप कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन, बल्कि इवन आप प्रोटोसेल की फॉर्मेशन में भी नेचुरल सिलेक्शन ही कहेंगे कि प्रोटोसेल वेसिकल्स कई बन गई, लेकिन उनमें से प्रोटोसेल कौन सी बनी जिसमें इत्तफाकन वो जो रिक्वायर्ड कंपाउंड्स थे वो मौजूद थे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप दो वेसिकल्स को कंपेयर करें, एक में इत्तफाकन डीएनए बन गया, एक में इत्तफाकन आरएनए बन गया, इत्तफाकन बात वही है, इजंट दिस टू मच, कि बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हो रहे हमारे साथ। लेकिन कहा यह जाता है कि आरएनए में क्योंकि म्यूटेशन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और आरएनए जो है वो अपने जो राइबोजाइम हैं उनके ज़रिए अपने आप को डीएनए में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये हाइपोथेसाइज किया जाता है कि आरएनए कन्वर्टेड इनटू डीएनए, and then due to the stability of DNA, those protocells survived way better which contained DNA as compared to those protocells which contained RNA। तो यहाँ पर फिर बात नेचुरल सिलेक्शन की आ जाती है कि फिर उस एनवायरनमेंट में फेवर वो हो गए कि वो उस जेनेटिक मटेरियल वाले जो ज़्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल था एज कंपेयर टू अनस्टेबल वन, क्योंकि आरएनए में म्यूटेशन बहुत जल्दी आ जाया करती थी। इस वजह से
आरएनए से फिर डीएनए की फॉर्मेशन हुई। दीज आर हाइपोथेसाइज्ड कॉन्सेप्ट्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जी बेटा, क्वेश्चंस।